दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच खास तौर से जिस वक्त 2 चरणों का चुनाव मतदान हो चुका है और दोनों में ही वोट प्रतिशत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा इस तरह की है जो कि आधिकारिक पुष्टि में आ भी नहीं सकती है। खबरें ये आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया है और कुछ वक्त पहले ही दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नागपुर विजिट किया और वहां पर एक रात वो रुके, उस वक्त में उन्होंने मोहन भागवत से भी मुलाकात नहीं की या वो उनसे नहीं मिले। तरह की अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने हैं कि ये सब होने के पीछे की आखिरकार क्या वजह है। क्या आरएसएस के साथ बीजेपी का जो एक संगठन काम कर रहा था उसने उसका साथ छोड़ दिया है या फिर वजह कुछ और है। खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पन्ना प्रमुख लेवल की जो वोटिंग वाली एक लेयर बनी हुई थी लोगों को बाहर ला करके एक मदद करना चुनाव के दौरान में, वो सब भी अभी नदारद से दिखाई दे रही है। और अगर आरएसएस का संगठन उतनी मजबूती से काम करता तो वोटिंग परसेंटेज जिसे मेंटेन किया जा सकता है वो नहीं हो पा रहा है। चिंता काफी ज्यादा बनी हुई है। खबरें आ रही हैं कि भले ही ऊपर टॉप में वो ये समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चला, लेकिन सब कुछ ठीक अधिकारियों की नजर में भी नहीं है, नेताओं की नजर में भी नहीं है। और अगर इस सब के पीछे कोई ऐसी वजह दिखाई दे रही है जैसा कि अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर सीपी राय जी के साथ में, समझेंगे इस बात को कि क्या वाकई में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा क्या अलग है, और अगर वो अलग नहीं है तो फिर किस तरह के रिफ्ट्स और ये चर्चाएं दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। सर, बड़ी बात यही है कि दोनों की विचारधारा क्या अलग लाइन पर चलती है, क्योंकि हमेशा इसको सिस्टर कंपनी के तौर पे देखा गया है। विनीता जी, आरएसएस इनका मदर संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है। उस संगठन के 125-150 संगठन है, छोटे बड़े तरह तरह के, महिलाओं के हल्दी मेहंदी लगाने के, कविताओं करने के, ड्रामा करने के, भारत विकास परिषद के नाम पर, विद्यार्थी परिषद के नाम पर, मजदूर संगठन के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर, सब मिला के 100-125 या 150 करीब संगठन शायद कम से कम है इनके। उसी में एक राजनीतिक विंग है आरएसएस का और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस जो तय करती है, भारतीय जनता पार्टी वही करती है। इस बीच में 10 साल की सरकारों में मोदी जी अपने कोई वादे नहीं कर पाए, जितने भी उन्होंने वादे किए थे, रोजगार संबंधी, विकास संबंधी, महिलाओं संबंधी, या जिस तरह की देश की सीमाओं की सुरक्षा संबंधी, पाकिस्तान के साथ जो भी उन्होंने बातें कही थी, कोई वादा भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर कोई पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा के मूलभूत अपने कुछ मामले थे, उन्हीं कामों को तो बीजेपी ने खाली किया है करने को। वो चाहे, खैर मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन उसका श्रेय लोग ले रहे हैं। वो उनका एजेंडा था, 370 उनका एजेंडा था, कॉमन सिविल लॉ उनका एजेंडा था। तो मोदी ने जो कुछ भी किया वही किया है। आरएसएस और बीजेपी सरकार में जितने मिनिस्टर हैं वो अपनी मर्जी के अपने एपीएस नहीं रख सकते हैं। उनकी सरकार में एपीएस आरएसएस देता है और आरएसएस का आदमी उनके यहाँ एपीएस होता है। जितने वाइस चांसलर है वो आरएसएस देता है, आरएसएस के लोग अपॉइंट होते हैं। सारी नियुक्तियां आरएसएस के लोगों की हो रही है, मीडिया में लोग आरएसएस के लोगों को भरा गया है। तो आरएसएस का काम ही तो हुआ है सारा सारा, जितना भी अब तक हुआ है पूरे शासन काल में। इनका क्या है आरएसएस का, वो सत्ता को एंजॉय भी करता है और सत्ता का जिम्मेदार भी नहीं बनना चाहता, अपने को सेफ बनाए रखना चाहता है, अपना सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में अपने को कहता है। आपातकाल में देवरस जी ने खुद माफीनामा दिया था इंदिरा गांधी को, तब उन्होंने कहा था कि हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, इसी रूप में रहेंगे, हम राजनीति में कोई भाग नहीं लेंगे। गांधी जी की हत्या के बाद जब इन लोगों ने माफी मांगी थी सरदार पटेल से, उन्होंने तो माफ नहीं किया था, नेहरू जी ने बाद में माफ किया। तब इन्होंने कहा था कि हम एक सांस्कृतिक संगठन बन के रहेंगे, हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे और कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो देश को किसी दुविधा में डाले, किसी संकट में डाले। लेकिन हमेशा अपनी बात से पलट गए, क्योंकि इनका मानना यह है कि लड़कर शहीद होने के बजाय पहले चुप रहो कुछ समय, फिर घात लगा करके हमला करो, लड़के मत मरो। इसीलिए आपातकाल में लाखों की संख्या में आरएसएस के लोगों ने आपातकाल को विकास पर्व कह करके माफी मांग लिया था और जेल से चले गए थे। और जो ही आपातकाल खत्म हो गया, आक्रमण करके कांग्रेस के खिलाफ आक्रमण करने लगे थे। इनकी ये नीति होती है। नागपुर में खुद गडकरी साहब संकट में है, अगर जीतेंगे बहुत कम वोट से जीतेंगे। दिल्ली में आपके हाथ कई बार ये मार खा चुके हैं, दोनों जगह इनका हेडक्वार्टर है। तो आरएसएस का क्या होता है, वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या करता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं
तो फिर वो तरह तरह की कहानी फैलाता, आरएसएस ने जिता दिया, उसके पन्ना प्रमुख ने जिता दिया। जब हार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आरएसएस कहीं पर छुट्टी मनाने चला गया था। इस बार भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं, अगर हार जाए तो उसका ठीकरा खाली भरता जब भारतीय जनता पार्टी को फिर फूटे। साथ में वो चुप्पी इसलिए साथ देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के मामले और तमाम चीजें उजागर हो, उनकी नाकामियां उजागर हो, लेकिन उसके छींटे आरएसएस पर न पड़े। आरएसएस अपने को लंबे समय के लिए जिंदा रखना चाहता है, उसके अपने उद्देश्य कुछ और है। इस देश में एक तानाशाही वाली राज व्यवस्था कायम करना, इस देश में तथाकथित तौर पर हिंदू राष्ट्र कायम करना, उसके अपने जो गोलवलकर के अपने सपने थे कि जैसा हिटलर का राज था वो राज सबसे अच्छा होता है। उस राज में आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है, उस राज में महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये गोलवलकर की किताबें पढ़ करके वो सारी चीजें क्लियर होती है। और गोलवलकर की किताबें ही आरएसएस की गीता है, वही इनका आदर्श है, वही इनकी जिंदगी का सपना है। तो ये विनीता जी, हमको इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आरएसएस से बीजेपी में कोई लड़ाई है। प्रैक्टिकली भी मैं देख रहा हूं, अभी जैसे आरक्षण का मुद्दा उठा, पूरे देश में जमीन तक ये बात चली गई है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि हमको ज्यादा सीटें मिल जाए, 400 सीट या 370 सीट मिल जाए तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलना और संविधान में कोई छोटा मोटा परिवर्तन करना, उसमें संशोधन करना, दोनों अलग चीजें होती हैं। संशोधन तो होते रहे आवश्यकता अनुसार, लेकिन संविधान को बदलने का मतलब यह है कि वो पूरी तरह को खारिज करते हैं और अपना नया संविधान लागू करना चाहते हैं, क्योंकि आजादी के बाद भी उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया था, भारत के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया था और उसकी खिलाफत किया था और जलाया था उसको, झंडे को उन्होंने। तो ये इनकी नीति है और ये इनकी नीयत है। लेकिन आरएसएस हमेशा अपने को बचा के रखता है और आगे घात लगा करके फिर से हमला करने और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने में यकीन करता है कि 100 साल नहीं 150 साल लग जाए, चुपचाप चलते रहो, 3 चौकी छोड़ करके पीछे हट जाओ, फिर मौका लगते ही 5 चौकियां छीन लो और लड़ लो। इस नीति पर आरएसएस काम करता है। उसके धोखे में मुझे लगता है किसी को आना नहीं चाहिए। आरएसएस से बीजेपी में कोई झगड़ा हो गया, इसको मानने को मैं तैयार नहीं। और झगड़ा होता तो जिस भागवत ने बिहार चुनाव के समय खुद ही कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वो जब सरकार संकट में आई तो वही बयान दे रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से अपने आप सिद्ध हो जाता है कि इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग जिन गली मोहल्लों अपार्टमेंट में रहते हैं वहां भी आरएसएस के लोगों को हम जानते हैं कि आरएसएस के हैं। हम उनको लगातार देख रहे हैं कि वहां के ग्रुप में वो सरकार को बचाने के लिए, सरकार को वोट डलवाने के लिए या पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए लोगों को वो लगातार प्रयास करते हुए हमको जमीन पर प्रैक्टिकली दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इस बार की अगर हार तो होने ही जा रही है, बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। ये हार आरएसएस की भी हार है, क्योंकि ये उसके मुद्दों की हार है और ये उसके राजनीतिक संगठन की हार, उसकी खुद की भी हार है। जी वनिता जी। सर, लेकिन जो चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल ही में नागपुर गए थे और जब उन्होंने वहां पर रात भर स्टे किया, उस वक्त में उन्होंने मोहन भागवत या फिर नितिन गडकरी जी से मुलाकात उनकी नहीं हुई नागपुर में रहते हुए। जबकि ऐसी स्थिति अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो आपको तो ये चीज पता है कि किस तरह से तमाम बीजेपी से जुड़े हुए बड़े नेता जो नागपुर से जुड़े हुए हैं वो वहां मौजूद रहेंगे, मुलाकात होगी। तो ये इस तरह की अफवाहें फिर क्यों फैल रही हैं अगर ऐसा नहीं है तो? देखिए, इनकी मुलाकातें, इनके घर की मुलाकातें वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो मुलाकातें स्वाभाविक हैं। और पहले चरण के बाद जिस तरह की रिपोर्ट निकल करके आई, जिस तरह वोट बैंक गिरा और तमाम निष्पक्ष समीक्षा करने वालों ने कहा कि भाजपा हार रही है, भाजपा के खिलाफ जमीन पर माहौल है, उससे मोदी जी घबरा गए। और हो सकता है कि वो भागवत से कहने गए हो कि भाई सेना को पूरी ताकत से लगाइए, आपस में चर्चा हुई हो। लेकिन आप उससे भी देख लीजिए कि उस नागपुर के दौरे के बाद मोदी जी ने अचानक हिंदू, मुसलमान और तमाम इस तरह के जिनके प्रिय मुद्दे, जिनके आधार पर पिछले 70-77 साल से इन्होंने पार्टी आगे बढ़ाई है, उन मुद्दों को पकड़ना शुरू कर दिया, उन्हीं को बोलना शुरू कर दिया। सर, जमीन से पन्ना प्रमुख जैसे जो लोग काम करते थे, आरएसएस की भागीदारी जमीन पर भी इस बार कम दिखाई दे रही है सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना कि हम लोग जिन मोहल्लों और अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग हैं वो अपना काम अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। वो अभी भी प्रचार कर रहे हैं, वो अभी भी लोगों को बूथ में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कोई उसमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, वो अपना काम कर रहे हैं। बस वो सहमे हुए हैं, इसलिए कि राहुल गांधी पहले व्यक्ति है इस बार जो बीजेपी के साथ, अडानी के साथ आरएसएस पर भी लगातार हमला कर रहे हैं। उस हमले से आरएसएस थोड़ा परेशान है,
क्योंकि एक बार आपातकाल लगा था और इंदिरा जी ने थोड़े कड़े तेवर दिखाए थे, और सरदार पटेल के बाद तो देवव्रत साहब ने माफी मांग ली और मिलने चले गए, उसे मिलने का टाइम मांगने लगे और ये कहने लगे कि हम तो विकास पर्व मानते हैं आपातकाल को, और सारे आरएसएस ने माफी मांग ली और सारे आरएसएस ने कहा कि जो भी कांग्रेस कहेगी हम करेंगे, हम वृक्षारोपण करेंगे, जो जो आप कहेंगे करेंगे। लेकिन जो ही आपातकाल खत्म हुआ उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। इनकी यह रणनीति है, तो वो अपने को बचा के रखना चाहते हैं, उसके लिए एक खाना छोड़ करके चलते हैं। लेकिन आरएसएस पूरी तरह बीजेपी के साथ काम कर रही है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आरएसएस बीजेपी से अलग हो सकती है। दोनों ने सत्ता सुख मिल करके भोगा है और बीजेपी और मोदी ने वही काम किया जो आरएसएस चाहती है। तो सर, अगर बीजेपी मुसीबत में पड़ने जा रही है आपके मुताबिक और वोट कम हुआ है और बीजेपी हार सकती है, तो ऐसे में आरएसएस अपना हाथ पीछे खींच लेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आरएसएस हाथ खींच ही नहीं सकती। आरएसएस अपना जो आक्रामक रूप से आरएसएस आगे बढ़ करके काम करती थी, वो आक्रमण और वोकल रह करके काम करने के बजाय वो साइलेंटली अपना काम कर रही है। लेकिन वो सीधे सीधे कांग्रेस के फ्रंट पर, इंडिया गठबंधन के फ्रंट पर सीधे नहीं आना चाहती कि कल को उसके सामने संकट आए, उसके खाते चेक किए जाए, उससे हिसाब मांगा जाए, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, किस एक्ट के अंदर कहाँ आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी आपका ऑडिट क्यों नहीं हो सकता है, आपको पैसा कहाँ से आता है, आपकी मेंबरशिप कहाँ है, उसकी पूरी लिस्ट जमा करिए। जो जो नियम होता है किसी संस्था के बनाने पर, तो वो सारे संकट उनके सामने ना आए, इसलिए वो उतना अपने को बचा के रखते। पर्दादारी कर दी उन्होंने, अब वो पर्दे में रह करके काम कर रहे हैं, पहले वो आक्रामक रह के काम करते थे। सर, आप कह रहे हैं कि बकायदा आरएसएस का जो संगठन है वो एक्टिव है, वो दिखाई दे रहा है, और इस बीच में इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, बस ये कमजोर हो रही है बीजेपी, आप ऐसा कह रहे हैं? इस सिचुएशन में बीजेपी बुरी तरह कमजोर हो गई अपने कर्मों से, मोदी जी की बकबक करने से, खाली बोलने से, कोई काम नहीं करने से। 10 साल का समय बहुत लंबा होता है, और जब कोई नेता ज्यादा कुछ न बोले तो शायद कुछ कम करे तो कोई काम चल जाएगा, न करे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन बहुत कुछ बोल दिया हो कि जब नोट गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, और नोट में और प्रधानमंत्री की उम्र में कंपटीशन चल रहा है, जब वो ये कहे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, तो जब इस तरह की बातें करें, 2 करोड़ रोजगार में हर साल दूंगा, बहुत हुआ, नारी को बार, अब की बार फला सरकार, और फिर उसके बाद नारी, वो भी स्वर्ण पदक पाने वाली नारियां पिट रही हो, पुलिस घसीट रही हो, बलात्कार का आरोप लगा करके उस पर मोदी चुप रह गए। तो इस तरह से तमाम भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया, उनको पवित्र कर दिया। तो ये सारी चीज जनता की निगाह में है। हजारों उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता बदहाल है, रुपया पाताल में है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी आसमान पर है। तो ये सारी चीजें जनता की निगाह में, और देख रही जनता ये सरकार नितांत अक्षम और अयोग्य साबित हुई है। ये सरकार कोई वादा पूरा करने में सफल नहीं रही। ये सरकार केवल पूजा पाठ की बातें करती रही, उसमें भी इसने बिना बना हुआ मंदिर का इसका उद्घाटन कर दिया। सारे शंकराचार्यों ने विरोध किया, उसके विरोध को भी नहीं माना, हिंदू धर्म को भी नहीं मानते। ये शंकराचार्य सबसे बड़े लोग होते हैं धर्म को, उनको ही नहीं मानते, उनकी इज्जत नहीं करते, ये खुद शंकराचार्य बन के बैठ गए। तो जो लोग धर्म के नाम पर इनको मानते थे उनका भी दिल टूटा। जो मोदी को कोई सुपरमैन मानते थे, जब मोदी ने कहा मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहा था, मेरे साथ रैली चल रही थी, तो उनका वो विचलित हुए। इस आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। और तमाम तो उसे मालूम पड़ा, उधर 46 जवान शहीद हो रहे थे, इधर अपनी फोटोग्राफी करा रहे थे जंगल में। तो ये सारी चीजें तह पर, ये एक दिन में नहीं बनती, तह पर तह बनती चली जाती है। उधर राहुल गांधी जी की 10,700 किलोमीटर की यात्रा, उसमें मुद्दों का उठाना, करोड़ों लोगों से मिलना, फिर न्याय पत्र जारी करना, उसमें सटीक वो बातें करना और घोषणाएं और वादे करना जो विभिन्न सरकारों में, राज्य सरकारों उन्होंने करके दिखाया है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। तो उधर उनका गिरावट, इधर राहुल गांधी का उठना और अच्छा घोषणा पत्र जारी करना, उसके प्रति विश्वसनीयता कायम करना, और प्रदेश सरकारें जहां बन गई वहां उनको करके दिखाना, ये सब मिला जुला स्वरूप है। दलित समुदाय में ये फैल जाना कि ये मोहम्मद 400 सीट क्यों मांग रहे हैं, और उन्हीं के नेताओं का कहना कि हम संविधान बदल देंगे। तो इस देश में आदमी तो आदमी था ही नहीं, दलित आदमी कहाँ इंसान था, लोग जो गरीब थे वो कहाँ इंसान थे, वो तो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते थे। संविधान ने उनको इंसान की कैटेगरी में और बराबरी की कैटेगरी दी, समान अवसर दिया संविधान ने। जब संविधान पर संकट आ गया तो संविधान को मानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले लोग विचलित हुए, और ये बात देश के कोने कोने तक फैल चुकी है। तो इसलिए बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इससे आरएसएस परेशान जरूर है। कुल मिलाकर के सर ये कहा जा सकता है कि आरएसएस और बीजेपी इस वक्त ये आभास कर चुकी हैं कि स्थिति जमीन पर उनकी कमजोर हो रही है, और इसी वजह से
अब तमाम तरह की चर्चाएं और अटकलें और इसे अफवाह कहें या सच कहें, लेकिन हाँ, आरएसएस और बीजेपी की खेमों से इस तरह की चर्चा अगर बाहर आ रही है तो उनके लिए गुड न्यूज तो कतई नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच बिल्कुल सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।